राधे राधे। जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना परमानंद मतोसर यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज इस वीडियो में क्लास 10th के गणित विषय के अध्याय 1.1 का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो का अंत तक देखें ताकि इस अध्याय से आगामी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को हल करने में आप सबको आसानी होगी। पहला सवाल है, ये टाइप क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला सवाल है, यदि P और Q दो सह अभाज्य संख्या है तो P और Q का एचसीएफ क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका 1। जब दो सह अभाज्य संख्या होता है तो उसका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो P और Q का एचसीएफ क्या होगा? इसका भी आंसर क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, आपका हो जाएगा ए नंबर 1 एचसीएफ। तो दो सअभाज्य संख्या का भी एचसीएफ 1 होगा और दो अभाज्य संख्या का भी एचसीएफ 1 होगा। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, यदि P और Q दो धनात्मक पूर्णांक संख्या है तथा P और Q का एचसीएफ 1 है तो P और Q संख्या क्या होगी? यदि P और Q क्या है? धनात्मक पूर्णांक संख्या है और दोनों का एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, तो P और Q संख्या क्या होगी? चलिए देखते हैं आगे। ए में है अभाज्य संख्या, बी में है सहअभाज्य संख्या, सी में है दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर? इसका सही आंसर होगा दोनों। जब कोई पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या, और दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा? दोनों संख्या या तो अभाज्य संख्या होगी दोनों, या तो दोनों सहअभाज्य संख्या होगी। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर है यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। और पूछ रहा है कि आर क्या है? आर क्या है? ए को हम लोग क्या बोलते हैं? भाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज। ए को क्या बोलते हैं? भाज। बी को क्या बोलते हैं? भाजक। बी को क्या बोलते हैं? भाजक। और क्यू को क्या बोलते हैं? क्यू को बोलते हैं भागफल। क्यू को क्या बोलते हैं? भागफल। और आर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आर हो जाएगा आपका शेषफल। तो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे, जहां पे शेषफल होगा वही आपका सही आंसर होगा। क्या होगा आपका सही आंसर? ए क्या हो गया? भाज, बी हो गया भाजक, क्यू हो गया भागफल, और आर क्या हो गया? शेषफल। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये आर क्या है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? आर क्या है? तो इसका आंसर क्या हो गया? हो जाएगा शेषफल। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? शेषफल। आर यहाँ पे क्या हो जाएगा? शेषफल। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल वही है, इसमें पूछ रहा है कि ए क्या है। तभी ऊपर वाले सवाल में पूछे तो ए क्या हो जाएगा? आपका भाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा? भाज। तो बी नंबर आंसर आपका सही आंसर होगा। ए क्या हो जाएगा? भाज। अगला सवाल में देखते हैं। अगला सवाल में क्या पूछ रहा है? सेम स्टेटमेंट है, जो 4 नंबर का स्टेटमेंट है। उसमें पूछ रहा है ए बराबर बी को बी क्यू प्लस आर है, जहां बी क्या है? तो बी क्या है? आपका भाजक है। बी क्या है? आपका भाजक। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। स्टेटमेंट सेम है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां Q क्या है? तो Q क्या है? आपका भागफल है। Q क्या है?
भागफल है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अभी बता दिए हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। तो ए क्या हो जाएगा आपका? भाज, बी क्या हो जाएगा? भाजक, क्यू क्या हो जाएगा? भागफल, और आर क्या हो जाएगा? शेषफल। इसको याद रखिएगा, इस टाइप का सवाल आता है तो आराम से आप लोग सही कर सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी, बी क्यू प्लस आर, जहां आर है, आर क्या होगा? तो जो यूक्लिड प्रमेय के अनुसार होता है, आप देखिएगा वहां पर आर जो होता है इस तरह लिखा हुआ होगा आपका। अब इसको देखिए, तो क्या है? जीरो भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है, और बी से छोटा होता है। क्या होता है? बी से छोटा। इसको ये आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय को याद कीजिएगा, तो देखिएगा स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि जीरो इक्वल टू लेस देन आर, और लेस देन बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, इनमें से सभी। आर जो होता है जीरो से, जीरो के बराबर भी हो सकता है, जीरो से बड़ा होगा, और बी से छोटा होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। एचसीएफ ब्रैकेट सी कोमा डी का अर्थ क्या है? एचसीएफ ब्रैकेट सी कोमा डी का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है सीओडी का महत्तम समावर्तक। सीओडी का एचसीएफ, दो संख्या सीओडी है, उसका एचसीएफ अर्थ होता है। एचसीएफ सीडी का अर्थ क्या हुआ? एचसीएफ सीडी का अर्थ हुआ सीओडी का महत्तम समावर्तक। तो आपका ये डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। 135 और 225 का एचसीएफ क्या होगा? 135 एंड 225 का एचसीएफ क्या होगा? चलिए एचसीएफ निकालने का तरीका सिखाते हैं भागफल विधि से। क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग जो छोटा है उसको पहचानेंगे कि दोनों में से छोटा कौन है? 135 है। तो आपका भाजक हो जाएगा 135, और भाज क्या हो जाएगा? 225। चलिए 225 को भाग देते हैं, एक बार में जाएगा। 135 को लिखें, अब इसको माइनस करेंगे। 5 में 5 गया तो 0, और 22 में 13, इधर एक सैकड़ा को दहाई की ओर ले जाएंगे, तो 12 दहाई में 3 दहाई जाएगा, कितना हो गया? 9। 9 ये बच गया। अब देखिए इन 90 को, इसको यहाँ करते हैं ताकि आपको आसानी होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट शेयर करते हैं, वहां समझ में अच्छा सा है व्हाइट बोर्ड में। चलिए इसमें करते हैं। आपका भाज कितना था? भाजक आपका 135 है, और भाज था आपका 225। 135 और 225 का आपको निकालना है एचसीएफ। 135 को एक बार का टेबल में एक बार पढ़ेंगे, पढ़ा 135। अब इसको 5 में 5 किया तो 0 घटा दिए। अब एक से एक इधर लिया तो कितना? जब 12 दहाई में 3 दहाई गया तो 9 दहाई, यहाँ एक बचा, यहाँ एक बचा, तो ये कट गया। अब देखिए ये जो भाजक है, नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या हो जाता है? आपका भाज हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या हो जाता है? भाज। और जो शेषफल होता है वो क्या बन जाता है? आपका भाजक। तो 90 में का पढ़ा भी पढ़ेंगे एक बार में, तो कितना आएगा? 90। माइनस करेंगे, 5 में 0 गया तो 5, और 13 में जाने से कितना हो गया? 4। अब जो यहाँ भाजक था वो क्या हो जाएगा? आपका भाज बन जाएगा। जो यहाँ भाजक था, देखिए यहाँ भाजक था, यहाँ क्या हो गया? भाज बन गया। अब देखिए 45 दूने 90। जब तक शेषफल 0 नहीं आता है तब तक हम लोग ये प्रोसेस करते रहते हैं। अब हमारा शेषफल कितना आ गया? शेषफल आपका हमारा 0 आ गया। शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। तो जब 0 आ गया शेषफल, तो जो भाजक होता है, अंतिम भाजक,
वही आपका क्या हो जाता है, एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना हो गया आपका, 45। जब शेषफल 0 हो जाए तो अंतिम भाजक जो होता है, देखिए ये भी भाजक है, लेकिन इसका शेषफल कितना आया, 90। 90 भी भाजक बन गया, लेकिन इसका शेषफल कितना आया, 45। तो 45 भी भाजक बन गया, और 45 जब भाजक बनता है तो उसका शेषफल कितना आ रहा है, शून्य आ रहा है। कितना आ रहा है, शून्य। तो अंतिम भाजक जिसके चलते शून्य आया शेषफल, तो वही आपका हो जाएगा एचसीएफ। आपका एचसीएफ ये हो जाएगा। तो चलिए, तो हमारा एचसीएफ, तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया, 45। हमारा एचसीएफ कितना हो गया, 45। हमारा आंसर हो गया एचसीएफ 45। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन में जाके ऑल सेटिंग में दबा दें, ताकि आपको मेरा जो नए नए वीडियो आएंगे वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के द्वारा आपको मिल जाए, और मेरे वीडियो को देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। भागफल और शेषफल क्या होगा जब 10 को 3 से भाग दिया जाए। अब देखिए 10 को 3 से भाग देना है, इसमें भागफल क्या होगा और शेषफल क्या होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो भाग देते हैं 10 को 3 से। चलिए 3 का पढ़ा में कितना बार पढ़ेंगे, 3 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे। 3 त्रिका 9, तो माइनस करेंगे तो ये हो गया 1। तो ये आपका भागफल हो गया। ये आपका क्या हो गया, भागफल। तो देखिए यहाँ पे पहला 3 कहाँ पे, दो जगह पे है, ए और डी में। तो आपका, और उसके बाद शेषफल क्या हो गया, ये जो नीचे जो बचता है रिमाइंडर, ये आपका शेषफल है। जो पिंक कलर से घेरा किए हैं वो आपका हो गया शेषफल। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, ये ए नंबर। भागफल आ गया 3, शेषफल आ गया 1। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। भागफल और शेषफल क्या होगा जब 81 को 3 से भाग देते हैं। तो भाग दीजिए 81 को, यहाँ भाजक हो जाएगा 3, और भाज क्या हो जाएगा 81। तो भाग देते हैं 81 को 3 से। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6। अब यहाँ माइनस करेंगे तो 8 में 6 से 2, और ये 1 आ गया। और 3 का पढ़ा में 7 बार पढ़ेंगे तो 21 आ जाएगा। 3 सत्ते 21। तो आपका क्या हो गया, शेषफल 0, भागफल 27। अब ऑप्शन में देखिए कहाँ पे भागफल 27 है, तो भागफल 27 यहाँ पे है, और शेषफल 0। बच्चे लोग गलती क्या करते हैं, ऑप्शन देखते हैं कि मेरा आंसर 0 27। यहाँ पहला पूछ क्या रहा है, सवाल में प्रश्न में है क्या, तो सबसे पहले भागफल पूछ रहा है। तो भागफल कितना मेरा आया, 27। तो 27 पहले देखेंगे, तो इसमें 27 पहले है, और शेषफल कितना आपका 0 है, तो 0 आपका सी नंबर आंसर होगा। हम लोग क्या करते हैं, हड़बड़ी में पहला ऑप्शन देखते हैं और वही मार देते हैं। वो नहीं, देखिए सवाल में क्या पूछ रहा है कि भागफल क्या, भागफल आगे लिखा है कि पीछे लिखा है, उसी का आंसर आपको क्रमशः आंसर में ऑप्शन में देखना है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर है। अब देखिए इस स्टेटमेंट को आपको याद रखना है, ये आपका सही आंसर है। आर जो होता है, आर क्या होता है, वो 0 भी हो सकता है, और 0 से बड़ा भी हो सकता है, और आपका भाजक से हमेशा छोटा होगा। भाजक यानी 20 से हमेशा छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 हो सकता है, और भाजक जो बी होगा उससे क्या होगा, छोटा होगा। तो सही आंसर 0 लेस देन एन इक्वल टू आर लेस देन बी। तो आपका सही आंसर डी। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत सा एग्जाम में, सीबीएसई एग्जाम में पूछ चुका है। तो इसको अच्छा से ध्यान से याद कर लीजिए।
अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार ए और बी, सॉरी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार ए और 5 दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है कि A बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां R है। देखिए अब बी 5 के जगह पे क्या लिखा है, बी लिखा है, तभी इक्वलिट इक्वलिट विभाजन प्रमेय के अनुसार क्या होता है, R जो होता है हमेशा भाजक से छोटा होगा, पहले ये ध्यान रखना है। तो देखिए सब में 5 से छोटा है, बराबर तो नहीं हो सकता है, बराबर प्रमेय में क्या बोलता है बराबर, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। यहाँ पे बराबर दिखा रहा है तो ये आंसर नहीं होगा। अब आपका क्या होगा, बी या डी आंसर होगा। अब लेकिन हम जानते हैं कि जो होता है आर वो 0 के बराबर होता है, बी में 0 के बराबर दिखाया नहीं दिखाया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी। ए और बी की जगह पे 5 दिया है, तो लास्ट में 5 देखेंगे, जो आर जो होगा 5 से छोटा होगा और 0 से बड़ा एवं बराबर हो सकता है। तो सही आंसर आपका क्या हो गया, डी नंबर। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। यदि Q कोई पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का प्रारूप निम्न में से क्या होगा। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देख के चलते हैं। इसका सही आंसर 2Q होगा। क्यों होगा हम लोग देखते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, या चलिए समझिए इसको। इक्वलिट विभाजन प्रमेय के अनुसार हमारा इक्वलिट विभाजन प्रमेय क्या है, A बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर है। यहाँ पे B हम लोग क्या मानेंगे, B को मान लिए 2, B को मान लिए 2, तो R क्या होगा, R या 0 होगा और 2 से छोटा होगा यानी कि 1 होगा, यही होगा। अब हम लोग पुटअप करते हैं पहला, A बराबर B की जगह पे क्या, B की जगह पे 2 रखेंगे, 2 रखेंगे और Q गुना करेंगे। पहला केस में R क्या हो जाएगा आपका 0, तो क्या हो गया आपका 2Q प्लस 1, सॉरी 2Q प्लस 2Q आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2Q आएगा। 2 इंटू क्यू को गुना करेंगे 2Q और 0 जोड़ेंगे तो 2Q आ गया। अब दूसरा केस है, दूसरा केस में क्या होगा, R बराबर 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, A बराबर 2Q प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ सवाल में पूछ रहा है कि धनात्मक सम पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक, तो धनात्मक सम पूर्णांक आपका यही होगा, 2Q होगा। क्या होगा, 2Q होगी, ये विषम हो जाएगा, 2Q प्लस 1 क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर 2Q। इस तरह का सवाल में जो बी, जो ऑप्शन में रहेगा उसमें जो मैक्सिमम रहेगा उसी को मान लेंगे हम लोग, और उसको बी मान के हम लोग उसको आर निकालेंगे, आर निकाल के इसको पुटअप करेंगे, तो उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2Q। क्या हो जाएगा, 2Q। यदि Q कोई पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का प्रारूप निम्न से क्या होगा, 2Q होगा, 2Q। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल, यदि Q कोई पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का प्रारूप निम्न से क्या होगा। अब ये ऊपर का सवाल में हम लोग देखे थे, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 2Q प्लस 1। तो ही इसमें आएगा, दो प्रारूप आएगा, एक आएगा 2Q आएगा और दूसरा क्या आएगा 2Q प्लस 1। तो यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि 2Q क्या है, सम है, धनात्मक सम विषम पूर्णांक का प्रारूप है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, विषम का 2Q प्लस 1, जो आपका ये ए नंबर में है। तो सही आंसर आपका ए हो गया, 2Q प्लस 1। यदि Q कोई पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का प्रारूप क्या हो गया, 2Q प्लस 1। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। 17 नंबर पर, यदि Q कोई धनात्मक पूर्णांक है तो इसका प्रारूप निम्न में से कौन होगा। Q कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो चलिए हम लोग ऑप्शन से देखते हैं कि ऑप्शन में 3 लेके चला, यानी कि बी हमारा क्या हो जाएगा, बी क्या मानेंगे, 3 मानेंगे। चलिए यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं। चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं,
व्हाइट बोर्ड लेते हैं, व्हाइट बोर्ड लेते हैं। यहाँ इक्वलिट फॉर्म क्या है आपका विभाजन फॉर्म में, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हम लोग बी क्या मानेंगे, 3 मानेंगे। बी मानेंगे, क्या मानेंगे, 3। बी जब 3 मानेंगे तो आर क्या हो जाएगा, आर आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, बस। क्योंकि आर जो होता है बी से छोटा होता है और 0 से के बराबर या 0 से बड़ा होता है। तो इसके हिसाब से आर क्या हो गया, 0, 1 और 2। अब पुटअप कीजिए तो ए बराबर क्या निकलेगा आपका, 1 निकलेगा आपका। यहाँ पे 0, आर के जगह पे 0 कितना क्या निकल जाएगा आपका, बी क्यू निकलेगा। यानी कि बी कितना है, 3 है, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 क्यू आएगा पहला केस में। जब हम 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 क्यू। दूसरा दूसरा केस में क्या आएगा, ए बराबर यदि 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 क्यू प्लस 1, 3 क्यू प्लस 1 आएगा। और तीसरा केस में क्या आएगा, ए बराबर 3 क्यू प्लस 2। अब हमको ऑप्शन में ये देखना है कि मेरा ये ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में है। एक हो जाएगा 3 क्यू, दूसरा हो जाएगा 3 क्यू प्लस 1 और तीसरा हो जाएगा 3 क्यू प्लस 2। क्या हो जाएगा, 3 क्यू प्लस 2। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ है हमारा, तो देखिए हमारा ऑप्शन बी नंबर में है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये बी बराबर 3 क्यू, 3 क्यू प्लस 1, 3 क्यू प्लस 2। इसमें ध्यान रखना ऑप्शन में कि ऑप्शन में 3 को बी मान लेंगे और आर निकाल लेंगे तो आसानी हो जाती है आपको ध्यान देने में। इसमें बस ध्यान रखना कि सवाल में पूछ क्या रहा है। अगर सम पूछेगा तो सम का आंसर अलग आएगा, सम पूर्णांक का, विषम का अलग आएगा, और सिर्फ पूर्णांक पूछता है तो उसका भी आंसर अलग आएगा। तो इसको ध्यान रखना है। अब अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का प्रारूप निम्न में से क्या होगा, इसका इसका आंसर होगा 3m या 3m प्लस 1। इसको याद कर लेंगे हम लोग। अगर कोई सवाल है ये, एक बार सवाल को देख लीजिए। किसी पूर्णांक m के लिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का प्रारूप क्या होगा। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूछता है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 3m या 3m प्लस 1 दोनों हो सकता है, 3m या 3m प्लस 1 दोनों। तो सही आंसर आपका क्या हो गया, ए नंबर, 3m कॉमा 3m प्लस 1। अब अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 85 से विभाजित होती है। तो अब इसको देखते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। चलिए कितना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, चलिए 85 से भाग देना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9999। अब इसको किससे भाग देना है, 85 से। क्या करना है, 85 से आपको भाग देना है। भाग दीजिए। 85 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 85 माइनस करेंगे, 9 में 5 गया 4 और 9 में 8 गया तो 1। अब ये एक एक 9 उतरेगा तो 85 एक के 85। दूसरा बार भी 9 का 9 में 5 गया तो 4 और 14 में 8 गया तो 6। अब ये 9। अब इसको भाग दीजिए, 7 बार में जाएगा। 7 बजे 35 के 5, 7 बजे 35 के 5, 7 56, 56 और 3 59।
अब इसको माइनस कीजिए, माइनस करने पे आपका आता है 54। अब यहाँ जो रिमाइंडर है, शेषफल है, वो भाजक से छोटा है तो भाग जाएगा नहीं। तो इसको क्या, जो रिमाइंडर आएगा उसको इसमें से माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 9,999 में 54 को माइनस कर दीजिए। आपका 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 85 से विभाजित हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 9 में 4 गया तो 5, और 9 में 5 जाने से 4, यानी 9,945 आपका आंसर होगा। जहां ऑप्शन होगा उसमें हम लोग देखेंगे और हम लोग इसको बनाएंगे। रिमाइंडर से माइनस करना है 4 अंकों की बड़ी संख्या से। आंसर आपका क्या हो गया, 9,945। अब अगला सवाल, यदि P1 और P2 दो विषम अभाज्य संख्या है, जब P1 ग्रेटर देन P2 तो P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर क्या होगा। यहाँ क्या बोल रहा है, दो विषम अभाज्य संख्या, यानी कि दो नहीं हो सकता है। तो अब आप उदाहरण से देख बना सकते हैं, तो उदाहरण से बनाते हैं। कोई ले लेते हैं हम, कोई हम दो अभाज्य संख्या ले लिए 5 और 3, जहां 5 हो जाएगा P1 और P2 हो जाएगा 3। तो 25 का 5 का स्क्वायर 25 और माइनस P2 मान रहे हैं 3, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 25 9 कितना आ गया 16। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं एक उदाहरण देके, तो 7 का स्क्वायर एक अगला है और माइनस 5 का स्क्वायर, 49 माइनस 25 24 आएगा। क्या आएगा 24। अब गौर कीजिए, यहाँ भी 16 आया है 24 आया, क्या है, सम है, सम है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सम संख्या। क्या हो जाएगा, सम संख्या। आंसर आपका सम संख्या होगा। क्या आंसर हो जाएगा आपका, सम संख्या। और दूसरा तरीका समझिए, यहाँ देखिए P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर, उदाहरण से समझा दिए आपको। आप देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं P1 प्लस P2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला से, अब P1 माइनस P2। अब देखिए इससे अच्छा समझ आइएगा, यहाँ P1 और P2 क्या है, अभाज्य संख्या है और विषम अभाज्य संख्या है। तो हम लोग जानते हैं जब दो विषम संख्या को जोड़ेंगे तो क्या आता है, सम संख्या आता है। क्या आता है, सम संख्या। उसी प्रकार जब दो विषम संख्या को घटाएंगे तो क्या आता है, सम संख्या आता है। जब दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे 3 + 5 कितना आ गया 8, 8 आया। 5 माइनस 3 कितना आया 2, सम संख्या। और सम को सम से गुना करेंगे तो क्या आता है, सम आता है। इसलिए क्या संख्या होगा, सम संख्या होगा। और हमेशा याद रखिएगा, ये जो रिजल्ट आएगा वो 2 से बड़ा होगा। क्या होगा, 2 से हमेशा बड़ा होगा और 2 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा और 2 से बड़ा होगा हमेशा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। जब P1 P2 दो विषम अभाज्य संख्या है, जहां पे P1 ग्रेटर देन P2, तब P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, उसका रिजल्ट आएगा सम संख्या होगा और हमेशा 2 से बड़ा होगा, 2 से हमेशा बड़ा होगा। अगला सवाल पे चलते हैं, यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है तो 6n माइनस 5n हमेशा अंत होता है। क्या होगा, इसको चेक करते उदाहरण के साथ में। हम लोग कुछ उदाहरण लेके चलते हैं। अब 6n, n के जगह पे हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 6 का पावर 1 और यहाँ भी 5 का पावर 1, यानी 6 माइनस 5 यानी कितना आ गया 1। अब 2 रखते हैं तो 6 का स्क्वायर 36
और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, तो कितना आ गया 11। देखिए अंत कितना हो रहा है, यहाँ 1 हो रहा है, यहाँ भी 1 हो रहा है। यहाँ देखिए 6 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब, एन के जगह पे 3 रखें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 216 होगा माइनस 125। देखिए 6 में 5 गया तो 1, इसका मतलब अंत क्या हो रहा है, अंत क्या हो रहा है देख लीजिए। और 21 में 12 गया तो 9। अब देखिए इसका अंत क्या हो रहा है, इकाई इकाई क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें एक ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर हो गया ए नंबर 1। इसका हमेशा अंत किससे होगा, 1 से होगा। इकाई क्या होगा इसका, हमेशा 1 होगा। 6n-5n हमेशा क्या हो गया, n होगा, 1 होगा। प्राकृतिक, उसका प्राकृतिक संख्या कोई है n, तो उसका ये जो इसका हमेशा क्या हो जाएगा, इकाई 1 होगा। अगला सवाल पे चलते हैं। यदि q कोई पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का प्रारूप निम्न से क्या होगा। अब देखिए इसको ऑप्शन से हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे b क्या मान लेंगे 6, b क्या मान लेंगे 6। यहाँ पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। यदि q कोई पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का प्रारूप, यहाँ पूर्णांक नहीं पूछ रहा है, सिर्फ पूर्णांक पूछेगा तो उसका अलग आंसर आएगा, सम पूर्णांक पूछेगा तो उसका अलग आंसर आएगा। यहाँ पूछ रहा है विषम पूर्णांक, तो ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं हम लोग। यहाँ बी क्या मान लेंगे हम लोग, बी मान लेंगे हम लोग 6, बी मान लेंगे। इसको अच्छा समझिए, पहले हम लोग लिख लेते हैं इसको, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये इक्वलिट विभाजन प्रमेय का है, जहां आर क्या होगा 0 के बराबर, 0 से बड़ा और बी से छोटा। हम लोग बी क्या मान रहे हैं 6 मान रहे हैं, तो आर क्या हो जाएगा, आर आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। 6 क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो आर होता है हमेशा भाजक से छोटा होता है, तो 6 नहीं होगा। तो इतना कितना हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, तो शेषफल कितना आ सकता है, 6 को शेषफल आ सकता है। तो चलिए सबका अलग अलग निकालते हैं। पहला ए बराबर, आर जब 0 होगा तब क्या हो जाएगा 6 क्यू, और जब 1 होगा तो क्या हो जाएगा 6 क्यू प्लस 1, रिमाइंडर 1 होगा तो। और जब रिमाइंडर होगा 2 तो क्या हो जाएगा 6 क्यू प्लस 2। और जब 3 होगा तो 6 क्यू प्लस 3। जब 4 होगा तब क्या हो जाएगा 6 क्यू प्लस 4। और जब 5 रिमाइंडर होगा शेषफल तो 6 क्यू प्लस 5। अब यहाँ विषम पूर्णांक बोल रहा है, क्या बोल रहा है विषम पूर्णांक, तो आपका ये जो हो जाएगा ये सम पूर्णांक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सम पूर्णांक, जहां पे ये क्या हो गया सम पूर्णांक। हमको क्या आंसर लिखना है, आंसर हमको लिखना है विषम पूर्णांक। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये और ये। अब जैसे 1 रखते हैं, कैसे ये सम होगा देख लीजिए। क्यू की जगह पे 1 रखते हैं तो 6 आ गया, 2 रखते हैं तो 12 आ गया। तो विषम तो नहीं आ रहा है, विषम पूछ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 6 प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5। 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 प्लस 5 विषम पूर्णांक होगा। ये ध्यान रखना है, इस प्रकार का सवाल पूछता है तो ऑप्शन में देखिए बी क्या ले रहा है, और बी मान के आर निकालिएगा। आर निकालने के बाद इस प्रकार इसका सभी निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद देखिए क्या पूछ रहा है, अगर पूर्णांक पूछ रहा है तो ये पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा। ये सम पूछ रहा है तो जो पिंक कलर से किए हैं वो हो जाएगा, और जो ऑरेंज कलर से किए हैं वो हो जाएगा आपका विषम पूर्णांक। तो देखिए क्या सवाल पूछ रहा है हमारा, विषम पूर्णांक पूछ रहा है। तो देखिए अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सब हो जाएगा, इनमें से सभी क्या हो जाएगा, इनमें से सभी।
चलिए अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूहों का समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें ये मार्च कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? ये मार्च हम लोग कर सकते हैं। इस तरह का सवाल पूछता है तो दोनों हम लोग क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। क्या करते हैं हम लोग? एचसीएफ निकालते हैं। तो चलिए हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। इसमें भाज क्या हो जाएगा? भाज आपका हो जाएगा 600, भाज हो गया 616 हो जाएगा भाज, और भाजक हो जाएगा आपका आ गया 32। भाजक क्या हो जाएगा? 32। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। 600 यहाँ लेते हैं। 616 डिवाइडेड बाय 32। 32 का इसको अच्छा से करते हैं। 616 डिवाइडेड बाय 32। 32 एक के 32। अब इसको माइनस करेंगे। 11 में 2 जाने से 9, या 5, 5 में 3 से 2, यहाँ पे आपका आ गया 6, 296। 296 अब 296 अब यहाँ पे 9 से जाएगा, तो 9 दूना 18 के 8, हाथ में 1, 9 के 27, 1 28। तो यह एक पैसा लिए तो कितना हो गया? 16 में 8 गया तो 8, और यहाँ 8 में 8 गया तो 0 कट गया, अब 2 में 2 गया तो कट गया। अब ये जो शेषफल आया वो क्या हो जाता है? भाजक बन जाता है, और ये क्या हो जाता है? आपका भाज बन जाता है। तो 32 का टेबल किस में जाएगा? 8 का टेबल में 4 बार में। 32 चौका 8 चौका 32, 8 चौका 32, ये शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 हो जाता है तो ये आपका हो जाता है एचसीएफ। तो 32 और 616 का एचसीएफ कितना हो गया? 8। तो कितने स्तंभ में करेगा? 8 में। सी का आंसर, सी आंसर हो जाएगा ये। इस प्रकार सवाल में एचसीएफ निकाल देना। चलिए, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन का प्रारूप निम्न में से कौन होगा? इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। इनमें से सही घन पूछ रहा है तो 9m भी होगा, 9m + 1 भी होगा, 9m + 8 भी होगा। तो इनमें से सभी, आपका ये सभी। अब अगला सवाल क्या है देख लेते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारा क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0। तो सही आंसर ये हो गया। यदि आप लोग को अच्छी तरह से समझ आ गया है तो मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।